हेलो दोस्तों, मैं शशिभ सरकावत CG यूनिक एकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा टेलीग्राम चैनल संचालित किए जा रहे हैं। आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। उसमें डेली करंट न्यूज़ अपडेट किए जाते हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उससे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम टेलीग्राम को मैं दे दूँगा, आप जाके वहाँ जुड़ सकते हो। तो आज हम लोग दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में, और दूसरा जो है केशकाल घाटी के बारे में। केशकाल घाटी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाने लायक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ बता दूँ कि जो केशकाल घाटी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ वो जो है हाल ही में पेपर में न्यूज़ आया था जिसमें केशकाल के बारे में काफ़ी विस्तारित जानकारी दिया गया था। वहाँ से मैं इसको आप लोग बताने वाला हूँ। अगर आप लोग उस पेपर कटिंग को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का नामकरण के बारे में। ठीक, क्या देखना, सबसे पहले देख दो चीज़ बताते हैं ना। क्या क्या यार है केशकाल घाटी। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के केशकाल घाटी के बारे में। केशकाल घाटी के बारे में मैंने तो जो वीडियो सेंड किया है मैपिंग के बारे में, उसके बारे में मैंने बता दिया है केशकाल के बारे में, लेकिन वहाँ पर विस्तार पूर्वक वहाँ पर जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इस केशकाल घाटी के बारे में देखेंगे। तो केशकाल घाटी में ये है कि सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक मैप बना लेते हैं बस्तर संभाग का। ये हमारा बस्तर संभाग मान लिया जाए, हमारा ये है बस्तर संभाग। ये हमारा कांकेर जिसको मैंने बता चुका हूँ, और ये है हमारा नारायणपुर, ये है बीजापुर, और ये है दंतेवाड़ा, और ये हमारा बस्तर, और ये दंतेवाड़ा सुकमा, और ये है कोंडागांव, और ये है हमारा कांकेर। ठीक, अब यहाँ देखते हैं ये जो केशकाल है, केशकाल कहाँ है। सबसे पहले क्वेश्चन है केशकाल कहाँ है। तो केशकाल भैया हमारा है ये है हमारा कोंडागांव में है। कोंडागांव में कहाँ है? तो कोंडागांव में NH30 नेशनल हाईवे NH30 में है। नेशनल हाईवे NH30 में है। कहाँ है ये? कोंडागांव में। केशकाल घाटी केशकाल तहसील के अंतर्गत है केशकाल घाटी। ठीक, अब ये केशकाल घाटी जो है, केशकाल घाटी किस में है? NH30 में। अब ये जो केशकाल घाटी है वो जो है यहाँ इस कांकेर में एक सीमा में स्थित है। कांकेर और ये कोंडागांव के सीमा में स्थित है। ठीक, कौन सा ये घाटी स्थित है? कहाँ? कांकेर की घाटी स्थित है। अब इस घाटी से होते हुए NH30 गुजरती है। कौन? NH30 नेशनल हाईवे NH30 इस कांकेर घाटी से होकर आगे गुजरती है, ये ध्यान रखना। और फैक्ट मैं आगे बता दूंगा कि कौन सा एग्जाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें मात्र सुनते चलो कि क्या क्या है। ठीक, तो यहाँ पर ये केशकाल घाटी है, ठीक, कोंडागांव में, और ये नेशनल हाईवे NH30 से होकर गुजरती है। और NH30 जो है बस्तर संभाग को भारत के अन्य राज्यों में जोड़ती है। कौन सा? ये NH30। अब यहाँ पर देखते हैं कि केशकाल घाटी। अब केशकाल जो घाटी है उसका नाम केशकाल क्यों पड़ा? नाम केशकाल क्यों पड़ा? किसका? इस केशकाल का नाम जो है केशकाल का नाम केशकाल क्यों पड़ा? ये जो केशकाल है यहाँ पर प्राचीन समय में यानी पहले काफ़ी समय पहले यहाँ पर केसलू नाम का व्यक्ति रहता था। क्या केशकाल में कौन रहता था? केसलू नाम का व्यक्ति। केसलू नाम का व्यक्ति रहता था। कहाँ? केशकाल में। अब इस केसलू नाम का व्यक्ति जो है अत्यंत साहसी था।
वीर था जो इस घने जंगल में, पहले यहाँ पर केस काल में घने जंगल हुआ करते थे, अभी तो वर्तमान में बहुत कम है, तो यहाँ पर घने जंगल हुआ था, तो वहाँ पर ये साहसी युवक जो है, ये केसलू युवक जो है यहाँ पर आकर रहने लगा। अब यहाँ पर आकर रहने लगा केसलू, तो रहने के लिए तो वहाँ आवास बनाना होगा, ठीक, आवास बनाना होगा, वहाँ पर खेती करना होगा। लेकिन मैं बता दूं, ये तो खेती करने के साथ साथ ये करता था, वहाँ पर आजीविका का साधन था यहाँ शिकार करना, ठीक। शिकार करने के लिए डेली निकलता था कहाँ, यहाँ पर केस काल में, घाटी में। एक दिन क्या हुआ, केसलू जो है केस काल से निकला और शिकार करने के लिए, लेकिन खुद ही शेर का शिकार बन गया। कौन? केसलू। अब ये घाटी में कौन था? केसलू था। पहले केस का नाम नहीं था, मात्र एक घाटी था। अब ये केसलू रहता था इस घाटी में जंगल का काट कर केसलू रहता था और शिकार करता था, अपना आजीविका का निर्वहन करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, शिकार के लिए निकला और शिकार के निकलने के बाद खुद ही शेर का शिकार बन गया। और शेर का शिकार होने के कारण इसके आसपास के गांव वालों ने इस घाटी को, इस स्थान को केसलू के काल की घाटी के नाम से जाना गया है। केसलू के काल की घाटी के नाम से जाना गया, जो कि कालांतर में, यानी काफी समय बीतने के बाद वर्तमान में जो है केस काल के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आगामी पेपर में कि केस काल का नाम किसके नाम पर पड़ा, केसलू के नाम पर, और कुछ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, केस काल के नाम पर साहसी युवक केसलू के नाम पर केस काल नाम पड़ा, ठीक। तो ये समझ लिया सबसे पहले कि केस काल का नाम केस काल क्यों पड़ा। ओके, समझ में आ गया ना? आगे देख, अब ये केस काल में क्या था, सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लिए एक दिवसीय एग्जाम के लिए कि केस काल का नाम केस काल क्यों कहा जाता था। केसलू युवक के कारण केस काल का नाम केसलू कहा जाता था, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले क्या था, ये जो था वहाँ वृक्षों की अधिकता थी, यानी प्राकृतिक दृष्टि से परिपूर्ण था, लोगों के मन को लुभाता था। यहाँ के जो पेड़ पौधे, वर्तमान भी ऐसी स्थिति है, यहाँ पर पर्यटक लोग दिल्ली जाते हैं यहाँ, तो यहाँ की घाटी जो है फूलों की महक आती है, ठीक, जिसके कारण इसको फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। केसकाल घाटी को एक और घाटी के नाम से जाना जाता है, फूलों की घाटी। केसकाल घाटी को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक दिवसीय एग्जाम के लिए, केसकाल को किस नाम से जाना या फिर फूलों की घाटी किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, फूलों की घाटी। और यहाँ पर देखते हैं तो दूसरा हो गया, और तीसरा एक पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ पर अब एक घाटी है तो यहाँ पर एक पर्वत होंगे जिसको चट्टानों को काट कर यहाँ पर रास्ता बनाया गया है। अब यहाँ पर देख लिया जाए तो इसमें जो है 12 मोड़ों वाला एक रास्ता है, रोड है, जिसमें 12 मोड़ है। कितना मोड़ है? तो 12 मोड़ है। 12 मोड़ है इसीलिए इसे 12 भंवर के नाम से भी जाना जाता है। इस केसकाल घाटी को 12 भंवर की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। या फिर केसकाल घाटी में कितने मोड़ है ये भी पूछ सकते हैं, तो कितने मोड़ है? 12 मोड़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूलों की केसकाल को किस नाम से जाना जाता है, फूलों की घाटी। यहाँ पर कितने भंवर है? तो 12 भंवर है, ये देखिए। और यहाँ पर एक चीज़, जब यहाँ पर पर्यटक जाते हैं इस घाटी में जाते हैं, तो यहाँ पर इस मोड़ से गुजरने पर एक मंदिर मिलता है, तेलिन माता का मंदिर, ठीक। ऐसा समझ में? अब ये तेलिन माता का मंदिर कहाँ है? ये इस रास्ते में, घाटी में जाने के रास्ते में है ये तेलिन माता का मंदिर, यानी हम लोग कहें तो कोंडा गांव में है तेलिन माता का मंदिर। केसकाल घाटी में ही स्थित है तेलिन माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? तो तेलिन माता मंदिर। तेलिन माता मंदिर कहाँ है? ये है केसकाल घाटी में है। अब इस तेलिन माता का मंदिर जो है इस 12 मोड़ में है, जो कि
केसकाल घाटी तक पहुंचने का एक रास्ता है, 12 मोड़ से होकर गुजरना पड़ता है, और जो कि हर एक पर्यटक आके यहाँ रुकते हैं तेलिन माता के मंदिर में और दर्शन करते हैं तेलिन माता का मंदिर का। तो यहाँ जो है इस घाटी को तेलिन घाटी के भी नाम से भी जाना जाता है। इस केसकाल घाटी को तेलिन घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये बारह को तीनों को पूछ सकता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से और कुछ दे सकता है, ठीक, या फिर सभी, सॉरी ये सभी पूछ सकता है। केसकाल घाटी को किन किन नामों से जाना जाता है, तो फूलों की घाटी, 12 भंवर या 12 भंवर की घाटी, या फिर तेलिन माता का मंदिर, ये भी नाम से पूछ सकते हैं, और इनमें सभी, तो ये सभी होगा। तो ध्यान रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एक दिवसीय एग्जाम के लिए कि यहाँ पर तेलिन माता का मंदिर, 12 भंवर फूलों की घाटी है। केसलू नाम के साहसी युवक के कारण केसकाल घाटी को केसलू के नाम पर केसकाल घाटी पड़ा। और ये घाटी है, तो घाटी है तो यहाँ पर कई चट्टानें होंगी, ठीक, सॉरी यहाँ पर कई पर्वतें होंगे। तो एक चीज़ और देख ली, यहाँ पर ये तेलिन माता का मंदिर और यहाँ पर है, चलो ठीक, और यहाँ पर जलप्रपात देख ले, यहाँ पर जलप्रपात भी हो सकते हैं, वाटरफॉल, जलप्रपात। जलप्रपात क्या क्या है इसमें, तो जलप्रपात यहाँ पर उमरवेदी जलप्रपात, उमरवेदी जलप्रपात पहला। दूसरा लिमदरह जलप्रपात, तीसरा आमादरह जलप्रपात, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये तीनों। और हाल ही में जो है अनेक जलप्रपात देखने को मिले हैं वर्षा के कारण। तो उनके बारे में जानना है, टेलीग्राम चैनल में आप जाकर देख सकते हैं, डेली अपडेट किए जाते हैं। तो ये खास करके ये तीनों जलप्रपात जो है कहाँ है, तो ये केसकाल के नज़दीक है, केसकाल के नज़दीक और कोंडागांव जिला में है। उमरवेदी जलप्रपात, लिमदरह जलप्रपात, आमादरह जलप्रपात। तो ध्यान रखिए तीनों जलप्रपात। ये तो रहा क्या है, ये हमारे केसकाल घाटी के बारे में प्रमुख जानकारियां हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ये CGPSC मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। काफ़ी कंटेंट यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। तो दूसरा का देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ के नामकरण। छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में देखते हैं। मिटा दूं? चल देख इधर। और ये अब सेकंड देखेंगे छत्तीसगढ़ का नामकरण। छत्तीसगढ़ का नामकरण, छत्तीसगढ़ नामकरण के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। तो एक यहाँ पर महाजनपद काल में हम लोग देखें, छत्तीसगढ़ का नामकरण देख रहे हैं ना अभी। यहाँ पर महाजनपद काल में जो है छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ कहाँ आता था, तो ये हमारा आता था चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। चेदी महाजनपद, चेदी है, द है ये, द। चेदी महाजनपद के छत्तीसगढ़ जो है महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को क्या नाम दिया गया, चेदीसगढ़। और इस चेदीसगढ़ का ही अभ्रंश रूप है छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ का अभ्रंश रूप है छत्तीसगढ़। अभ्रंश रूप यानी बिगड़ा हुआ रूप। और ये क्या हुआ, एक अंग्रेजी मानव शास्त्री है, अंग्रेजी मानव शास्त्री है
बेलगर। अब ये महाशय कहते हैं कि ये महाशय कब कहते हैं, 1773-74 में ना, 1773-74 के करीबन बोलते हैं कि अंग्रेजी मानवशास्त्री बेलगर बोलते हैं 1773-74 के करीब कि छत्तीसगढ़ में जरासंघ के शासनकाल में, छत्तीसगढ़ में जरासंघ के शासनकाल में 36 दलित परिवार जो है छत्तीसगढ़ में आकर रहने लगे। बेलगर क्या कहते हैं, जरासंघ के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में 36 दलित परिवार आकर रहने लगे, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा छत्तीसगढ़ पड़ा। किसके कहने पर, बेलगर कहता है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं, एक इतिहासकार है, एक इतिहासकार जो है कौन है, चिस्मा है। ये कल्याण साय के शासनकाल में आया। जिसमें क्या बोलता है कि छत्तीसगढ़ में जमाबंदी प्रणाली के आधार पर, जमाबंदी प्रणाली के आधार पर हमने, जमाबंदी प्रणाली के आधार पर हमने 36 जिलों की खोज की। इतिहासकार चीज में बोलता है कि हमने 36 जमाबंदी प्रणाली के आधार पर जो है 36 जिलों की खोज की, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहा जाता है। जिसमें जो है जमाबंदी प्रणाली के आधार पर 36 जिलों की खोज की, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहा जाता है। और ये जमाबंदी प्रणाली क्या है, इसको हम लोग देखेंगे इतिहास के चैप्टर में देखेंगे, तो अभी इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ये जमाबंदी प्रणाली देख लेते हैं, कौन लाया, तो कल्याण साय लाया। कल्याण साय कौन था, तो कलचुरी शासक था। ठीक, जमाबंदी प्रणाली किसने लागू किया, तो कल्याण साय ने। कल्याण साय कौन था, तो कलचुरी शासक था। ठीक, ये हमारा हो गया 3। और इसके बाद कई विद्वान आए जिन्होंने अलग अलग मत भी व्यक्त किया, लोग, जिसमें ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देख लेते हैं एक कि छत्तीसगढ़ शब्द इतने में काफ़ी प्रचलित हो गया, तो छत्तीसगढ़ शब्द जो है यहाँ पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ शब्द कभी साहित्य में उपयोग किया जाने लगा, सभी प्रशासन उपयोग किया जाने लगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहित्य में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ शब्द किसके दृष्टि से हमारा ये छत्तीसगढ़ साहित्य में किसने प्रयोग किया, सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द को साहित्य में सबसे पहले प्रयोग किया, तो किसने प्रयोग किया, तो हमारे ये प्रयोग किया है खैरागढ़ के राजा खैरागढ़ के शासक, लिख लेते हैं, लक्ष्मी ये सा है। और इसी के चारण कवि थे दलपत देव। साहित्य शब्द में छत्तीसगढ़ शब्द का साहित्य में सबसे पहले प्रयोग किया खैरागढ़ के शासक लक्ष्मी राय के चारण कवि दलपत राव ने 1494 के करीब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहले साहित्य में प्रयोग किस व्यक्ति द्वारा किया गया, तो दलपत राव के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर एक है कि खैरागढ़ कहाँ है, ये तो मैपिंग में बता दिया गया है। तो खैरागढ़ कहाँ है, तो राजनांदगांव में है। खैरागढ़ राजनांदगांव में है और एक रियासत भी है खैरागढ़, तो ध्यान रखिए इसको। और एक प्रशासनिक क्षेत्र में किसने किया, तो साहित्य शब्द का छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग प्रशासनिक क्षेत्र में किसने किया, तो प्रशासनिक क्षेत्र में किया, तो ये ब्लंट ने किया, ब्लंट द्वारा किया गया। कब, तो 1795 में किया। छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहला प्रयोग साहित्य में दलपत राव द्वारा 1494 में, छत्तीसगढ़ शब्द को प्रशासनिक क्षेत्र में ब्लंट के द्वारा 1795 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये आगे देख लेते हैं इसमें, और एक देख लेते हैं इसमें कि खूब तमाशा
खुप्तमासा, खुप्तमासा गोपाल मिश्र द्वारा खुप्तमासा में गोपाल मिश्र द्वारा प्रयोग किया गया। खुप्तमासा कौन था? एक और है इसमें कि खुप्तमासा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग गोपाल मिश्र द्वारा किया गया। गोपाल मिश्र कौन थे? तो गोपाल मिश्र जो है कलचुरी शासक लक्ष्मी राय के दरबारी कवि थे। ध्यान रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खुप्तमासा के लेखक कौन है? तो कौन है बता, तो ही बताया खुप्तमासा के लेखक भूल गया है ना, ठीक। राजसिंह के दरबारी कवि, राजसिंह के दरबारी कवि लक्ष्मी राय, गोपाल मिश्र, ठीक। गोपाल मिश्र द्वारा, गोपाल मिश्र अभी जस्ट फास्ट बता दिया इसलिए। खुप्तमासा में छत्तीसगढ़ का शब्द का प्रयोग किसने किया? तो गोपाल मिश्र द्वारा किया गया। गोपाल मिश्र कौन है? तो ये है कलचुरी शासक राजसिंह के दरबारी कवि हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि छत्तीसगढ़ शब्द का खुप्तमासा में प्रयोग किसने किया? तो गोपाल मिश्र ने किया। गोपाल मिश्र कौन है? तो कलचुरी शासक राजसिंह के दरबारी कवि हैं। और इसने कब प्रयोग किया? तो 1746 में, है ना? इतना ध्यान, इतना को ध्यान रख सकता है तो ठीक, इतना देखना तो है ना। आज के जो भी टॉपिक चर्चा किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ध्यान रखिए, और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। आगे भी इस तरह के वीडियो आते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।